ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर इनके स्वामी भोलेनाथ, सोमनाथ तथा चंद्रदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो प्रयुक्त होता है त्रिक पंचांग से लिया जाता है, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति में ये भी 5 भाग है। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर अब इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझावों के अनुरूप हम नित्य प्रस्तुत करते रहे हैं। दूसरा भाग इसका किसी भी नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज का तारा बल, आज के तारे शुभता और अशुभता के संदर्भ में क्या संदेश लेकर आए और यह मूलतः नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में, क्योंकि नौ तारा चक्र पद्धति के अनुसार हम जातक के पूरे भविष्य के बारे में ग्रहों के स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं। तीसरा भाग चंद्रबलन, राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है विभिन्न राशि में जन्मे जातकों के लिए। चौथा भाग चौघड़िया मुहूर्त से संबंध है। यह एक प्रकार का चौघड़िया से संबंध है, यह एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है जो ये बताता है कि किसी भी कार्य में शुभता लाने हेतु, किसी भी कार्य में शुभता लाने हेतु हम कौन से मुहूर्त का उपयोग कर सकते हैं, या किसी भी कार्य के लिए, चाहे वह दैनिक कार्य हो, विशिष्ट कार्य हो, पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, या ऐसे कार्य ग्रहों से संबंधित कार्य हो, उन सारे कार्यों जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं, उससे उसके लिए यह काफी उपयोगी हुआ करता है। तो विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में पांचवा और अंतिम भाग अंक ज्योतिष के अनुसार, अंकों के आज अंक ज्योतिष के अनुसार विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज शुभता अशुभता के संदर्भ में क्या संदेश लेकर आए हैं। साथ ही अंकों के अंक में हम जब लेते हैं, अंकों को कैसे पहचाने, अंकों को कैसे समझे, अंकों को कैसे जाने और अंकों को कैसे बूझे, साथ ही साथ अंकों को कैसे सही ढंग से उपयोग करें, इसकी थोड़ी सी शैक्षणिक चर्चा इस प्रस्तुति में। इस प्रकार यह पूरी प्रस्तुति आपके लिए अत्यधिक उपयोगी, ज्ञानवर्धक तथा रोचक होने वाला है, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको ले चलते हैं प्रस्तुति की तरफ। आरंभ पंचांग से है, तो दैनिक पंचांग नाम भी है। पंचांग से हम आरंभ करते हैं। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में सुबह अशुभ जाने का एक माध्यम है, परंतु यह उससे कहीं अधिक है। इसकी भूमिका हम सबके जीवन में अहम हुआ करती है। यह हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करें और अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर उनके भागी बने। चलिए चलते हैं श्री राम की का नाम लेते हुए ये प्रस्तुति में।
जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग में। आज का दैनिक पंचांग इस प्रकार। पंचांग का मुहूर्त लघु पंचांग में भी हम प्रस्तुत कर चुके हैं, लेकिन इस प्रस्तुति में उसकी शीघ्र प्रस्तुति। दिनांक 29 दिसंबर 1925, पौष माह पौष, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 वसु, विक्रम संवत 2082 कलाई और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:35 पर, सूर्यास्त 5:08 पर। आज का दिशाशुल सनराइज एट 6:35 AM, सनसेट एट 5:08 PM। आज का दिशाशुल पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को मत बिताएं, तो आईना देखकर या दूध का सेवन कर यात्रा में सुखता लाएं। पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार। वार सोमवार, तिथि दिन के 10:12 तक नौमी, जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात दसवीं, जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 7:41 तक रेवती, तत्पश्चात कल भोर में 6:04 तक अश्विनी और उसके बाद भरणी। पुनः बता दें, नक्षत्र प्रातः 7:41 तक रेवती, कल भोर में 6:04 तक अश्विनी और उसके बाद भरणी। यानी आज 3 नक्षत्र। योग भी आज 3 है। योग प्रातः 7:36 तक परिक, तत्पश्चात कल भोर में 4:31 तक सिंह और उसके बाद सिंह। करण दिन के 10:12 तक कौलव और तत्पश्चात रात्रि के 9:05 तक तैतिल और उसके बाद गर्भ। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं और देखते हैं भोलेनाथ का वास आज कहाँ है और उनकी शुभता कैसी है। ओम नमः शिवाय। जब तक नौमी तिथि है तब तक भोलेनाथ गौरी के सानिध्य में है और यह सुखप्रद है। तत्पश्चात वे सभा स्थल पे जाते हैं, जो कि शुभ नहीं है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम महत्वपूर्ण नमः मुहूर्त में अभिजीत शिवाय। मुहूर्त दिन के 11:31 से 12:13 तक, अमृतकाल देर रात्रि 11:21 से मध्य रात्रि 0:50 तक, रवि जोग प्रातः 6:35 से 6:37 तक मात्र 2 मिनट के लिए और उसके बाद फिर पुनः रवि जोग 7:41 प्रातः से कल सुबह सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:37 से 2:19 तक, गोधूलि विलय संध्या 5:06 से 5:35 तक संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:25 से मध्य रात्रि 0:19 तक। अशुभ मुहूर्त में सब यहाँ आपको बताते चले कि रात्रि में किए वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र पत्रादि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 7:54 से 9:13 प्रातः तक, गुलिक काल अपराह्न 1:11 से 2:30 अपराह्न तक, यमगंत दिन के 10:32 से 11:52 तक और वर्ज मुहूर्त देर रात्रि 2:20 से मध्य रात्रि 3:50 तक। गंडमूल प्रातः 6:35 से 6:34 तक यानी कल सुबह तक और पंचक प्रातः 6:35 से 7:41 प्रातः तक। आज की पंचक की स्थिति शुभ है। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और शुभ ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो मंगल देव और शुक्र देव दोनों अस्त है। साथ ही साथ सन बुध देव बृहस्पति देव राहु बृहस्पति देव बकरी चल रहे और राहु केतु तो बकरी रहते ही है। अंश के अनुसार यदि देखा जाए तो चंद्रदेव तथा बुधदेव और बृहस्पति देव और शनिदेव ये कमजोर अवस्था में है। चंद्रदेव का राशि परिवर्तन आज है, साथ ही साथ आज बुधदेव का भी राशि परिवर्तन। ये दोनों ग्रह का आज राशि परिवर्तन है। चंद्रदेव और बुधदेव आज का दोनों का आज राशि परिवर्तन। इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में फिलहाल अभी मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह है और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं।
शक्ति ग्रहों की शक्ति राशि के अनुसार यदि देखें तो बृहस्पति की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह, 5 ग्रह। चंद्र और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। इस प्रकार किसी भी ग्रह का आज राशि परिवर्तन नहीं। ग्रहों की शक्ति यदि नक्षत्र के अनुसार देखा जाए तो मित्र राशि नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सब नक्षत्र में 3 ग्रह और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह है। जो अपने नक्षत्र में 3 ग्रह है वे है बुधदेव, बृहस्पति देव और राहु देव। शुक्र और केतु का आपस में नक्षत्र परिवर्तन है, यानी शुक्र केतु के नक्षत्र में और केतु शुक्र के नक्षत्र में। ग्रहों की शक्ति यदि देखा जाए नक्षत्र के अनुसार तो बृहस्पति देव, केतु देव, शुक्र देव और बुध देव, ये 4 ग्रह हैं। कुल 9 ग्रह होते हैं और ये 4 ग्रहों के नक्षत्रों में दो दो ग्रह है, यानी 8 ग्रह इन्हीं नक्षत्रों में, इन्हीं ग्रहों के नक्षत्र में। और सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि, ये 4 ग्रह स्वतंत्र ग्रह हैं, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। शेष ग्रह एक बचे, उनके नक्षत्र में एक ग्रह है। इस प्रकार राहुदेव बचे, उनके नक्षत्र में एक ग्रह जो अपने स्वयं है। इस प्रकार आज की प्रस्तुति यहां पर समाप्त होती है, पहले भाग की प्रस्तुति। और चंद्रदेव, हमने जहां कहा था 7:41 पर चंद्रदेव का राशि परिवर्तन है और 7:34 पर बुधदेव का राशि परिवर्तन। ये दोनों ग्रह का आज राशि परिवर्तन। चलिए हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग। दूसरा भाग नक्षत्र ज्योति से संबंध है, तारा से संबंध है। नक्षत्र को तारा भी कहा जाता है और आज का तारा विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए सुनता के संदर्भ में क्या संदेश लेकर आया है। आपके समक्ष यह विषय तारा बलम कहते हैं। आपके समक्ष नक्षत्रों के नाम तारा बलम के समक्ष है। जो तारा बलम के समक्ष हॉरिजॉन्टल रोज है, कॉलम्स है, तारा बलम के समक्ष पहला रो जो है नक्षत्रों के नाम है और वह नक्षत्र का नाम चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है। और तारा बलम के नीचे तो दूसरे कॉलम है जिसमें नक्षत्रों के भी नाम है। यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उससे संबंधित, और इसी को चिन्हित कर जातक विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक अपने नक्षत्र को चिन्हित कर देखते हैं कि आज का दिन हमारे लिए नक्षत्र के अनुसार, तारों के अनुसार क्या संदेश लेकर आए हैं सूर्य और सुता के संदर्भ में। और ये जहां मिलते हैं हर नक्षत्र का गोचर और जब नक्षत्र ये जहां मिलते हैं वही आज का फल होता है। कुल 9 तरह के फल हो सकते हैं। आपका आज का तारा जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, नैथनी, मित्र या मित्र हो सकता है। यदि आपका आज का तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र या मित्र में है तो वो शुभता के तरफ संकेत देता है। वही जन्म, विपत, प्रत्यरी और नैधन्य में है तो वह अशुभता के तरफ संकेत देता है। आपका शुभ तारा के नक्षत्र में आज शुभ कार्यों का निष्पादन त्वरित गति से, उल्लास पूर्वक, उत्साह पूर्वक करें। साथ ही साथ जो पहले के कार्य आपके चल रहे हैं, जो पहले आपने कार्य करके रखा है आरंभ करके, उसे भी उतना ही उत्साह से आप कार्य को का समापन करें और नए कार्य का भी आप आरंभ कर सकते। लेकिन वही इसके विपरीत यदि आपका तारा आज का जन्म विपत, प्रत्यय या नैधन्य में है तो सचेत करने के लिए कार्य कहते हैं कि आप दैनिक कार्य में सावधान रहें। आरंभ किए गए कार्य का सावधानी पूर्वक उसका निष्पादन करें, परंतु कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। और नया कार्य आरंभ करने से अशुभता बढ़ सकती है, इसलिए वह सचेत करते हैं कोई भी नया कार्य आरंभ आप न करें। और साथ ही साथ हमारा व्यक्तिगत सुझाव है कि जो अशुभ तारा है उसको शुभ तारा में परिवर्तन करने हेतु
कोई भी उपाय करके जोखिम नहीं ले, क्योंकि जो अशुभ है वह अशुभ है, और अगर वैसी स्थिति में और क्षणिक है, कुछ कुछ घंटों के लिए है, वैसी स्थिति में इसको आप उपाय करके, और अगर उपाय सफल नहीं हुआ, फिर आपके कार्य में अशुभता बनी रहेगी। इसलिए ऐसा कुछ जोखिम न लें। यदि आप कार्य का तारा अशुभ में है तो नए कार्य करने से वो टालें। तो चलिए, यह तारा बल मूलतः नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित। नव तारा चक्र पद्धति से हम ये जान सकते हैं कि ग्रहों के कौन कौन से ग्रह शुभ है और अशुभ है, कौन कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी है, कौन कौन से थोड़ी परेशानी वाले हैं, और वैसी स्थिति में दशा महादशा का फल, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का फल, और विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए कितनी शुभता और अशुभता लेकर आए हैं, वह हम पहले से जानकर सचेत हो सकते हैं, या उनका उनके साथ जुड़ सकते हैं, अच्छे शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि विरोधात्मक स्थिति है, बाधा वाली स्थिति है, परेशानी वाली स्थिति है, तो हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रख सकते हैं। ये रहे ताराबलन पर छोटी सी प्रस्तुति। और ताराबलन, चाहे नौ तारा चक्र पद्धति पर छोटी सी चर्चा। नौ तारा चक्र पद्धति का मूल आधार जो है वो है ग्रहों के नक्षत्र, यानी ग्रह ग्रह आपके मन नक्षत्र हुआ करते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। अब प्रश्न उठता है, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे? इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्र की सूची में सूचीबद्ध कर 3 श्रेणियां बनाई गई। पहला श्रेणी में 1 से 9 तक, दूसरे श्रेणी में 18वां से 10वां से 18वां तक, तीसरे में 19वां से 27वां तक। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। ये इनके में क्रम में रखा गया। और फलित कैसे करते हैं? इसके लिए पहला नक्षत्र जो हर श्रेणी में से है, यानी पहला, दूसरे में से 10वां, तीसरे में से 19वां, इस नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को मिला। उसी तरह से दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को, तीसरा, 12वां, 21वां सूर्यदेव को, चौथा, 13वां, 22वां नक्षत्र का स्वामित्व चंद्रदेव को, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए घड़ी की सुई की दिशा में बुध देव को 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। और यह सूची इस प्रकार बनी। आप देखें, पहला, 10वां, 20वां के स्वामी केतुदेव, दूसरा, 12वां, 11वां, 20वां के नक्षत्र के स्वामी शुक्रदेव, तीसरा, 12वां, 21वां के स्वामी सूर्यदेव, और इसी क्रम में 9, 18वां, 27वां नक्षत्र के स्वामी बुधदेव बने। अब फलित कैसे करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुने। जिस नक्षत्र में हमारा जन्म होता है, उस नक्षत्र को हम चिन्हित करते हैं इस सूची में से, और उससे ग्रह को हम देखते हैं कौन से ग्रह संबंधित ग्रह है। जो ग्रह हमारे संबंधित है, उन ग्रह से, वह ग्रह हमारा पहला ग्रह होता है, यानी हमारा जन्म उसी दशा महादशा में हुआ होता है जो ग्रह है। और ये मिश्रित फल देते हैं, इसलिए इनको पीड़ा के स्थान पर रखा जाता है, अशुभता के स्थान पर रखा जाता है, और वहां से घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं। पहला ग्रह तो चिन्हित हो गया कि ये जो है अशुभकारी है, अशुभ की श्रेणी में है। वहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बनते हैं वे शुभ फलदायी होते हैं, और जैसे जैसे क्रम संख्या इनकी बढ़ती है, शुभता बढ़ती जाती है। उसी तरह से पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ये अशुभकारी होते हैं, और जैसे जैसे ये क्रम इनका बढ़ता है, वैसे उसी की अशुभता बढ़ती है। और इस प्रकार हम पहले से जान सकते हैं कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी है, कौन से अशुभकारी। जो भी नक्षत्र में जो हमारा शुभकारी नक्षत्र है, यानी इनके नक्षत्र में जो जातक रहेंगे, जो ग्रह रहेगा, उदाहरण स्वरूप चंद्रमा के नक्षत्र में जन्मे जातक हैं, तो चंद्रमा पीड़ादायक हुए। दूसरा ग्रह मंगल बनते हैं, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र और सूर्य, ये इनके लिए शुभदायी होंगे।
तो इनके नक्षत्र में जन्मे, इनके नक्षत्र में जो भी ग्रह होंगे सुफलदायी होंगे। इनके नक्षत्र का, इनके जो ग्रह है, इनका दशा महादशा का फल शुभ होगा। और इन नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी होंगे। वही इसके विपरीत चंद्रमा बुध, पहला, तीसरा राहु, पांचवा शनि और सातवां केतु, इनके नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए पीड़ादायक हो सकते हैं, समस्यादायक हो सकते हैं। दशा महादशा इनका हमारे लिए परेशानी भरा हो सकता है, चुनौती ला सकता है। और ग्रह जो अगर इनके नक्षत्र में है तो वे भी हमारे लिए सुख फल नहीं दे पाएंगे। वैसी स्थिति में हम इन सभी का आकलन करते हैं। तो इसलिए चंद्रमा जो जिस नक्षत्र में आपके हैं उनको आप देखें और उससे अपने फल को आप पूरी करें और भविष्य के बारे में जानने का प्रयास करें। नवतारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति है, इसलिए इसकी चर्चा हमें थोड़ी करनी चाहिए आपकी जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि नवतारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति पर हमने यूट्यूब पर अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की जन्मभूमि भी रखी। आप उसको देख सकते हैं, आप उसे सुन सकते हैं और खुद ज्ञान अर्जन कर इस पद्धति को अपने बेहतरी के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं, वापस आज के तारा बलम पर। आज का तारा बलम अद्भुत है, अद्भुत संकेत दे रहे हैं कि क्योंकि आज के नक्षत्र के गोचर कुछ अद्भुत परिस्थिति में। आज 7:41 तक चंद्रमा रेवती में, प्रातः 7:41 तक चंद्रमा रेवती में है। उसके बाद चंद्रमा अश्विनी में जाते हैं और अश्विनी नक्षत्र में जाकर पुनः कल भोर में 6:04 के बाद भरणी में चले जाते, यानी प्रातः 7:41 तक चंद्रमा रेवती नक्षत्र में। उसके बाद प्रातः कल भोर में, आज प्रातः 7:41 तक रेवती नक्षत्र में। उसके बाद कल सुबह 6:04 तक अश्विनी नक्षत्र में और तत्पश्चात भरणी। फलित के लिए आप देखें, इसी से आप फलित कर सकते हैं। आज का तारा आपका तीन तरह के फल दे रहे हैं, आप इसे सावधानी से देखें और सावधानी से समझें। यदि भरणी पूर्व फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो पहला भाग यानी सुख प्रातः 7:41 तक मित्र की परिस्थिति है। उसके बाद अति मित्र है और प्रातः कल भोर में 6:04 के पश्चात जन्म में होते हैं। इसलिए आज आपके लिए दिन शुभ है। और उसी तरह से हम पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में यदि जानना चाहें तो पहला भाग विपद का है 7:41 तक। उसके बाद क्षेम का है जो कि कल 6:04 सुबह तक है और उसके बाद फिर तो आरंभ अशुभता से, फिर शुभता और फिर अशुभता। ये आपकी आज की परिस्थिति। इसलिए ग्रहों के गोचर आज तीन तरह के हैं, इसलिए फल तीन प्रकार के होंगे। और इसलिए हमने आरंभ में भी कहा था ये कुछ देर के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए होता है। उपाय के तौर पर जो हमने आरंभ में भी कहा था कि कोई भी जोखिम नहीं ले उपाय करके, क्योंकि शुभता अगर उपाय नहीं फला, क्योंकि जो भी उपाय किताबों में है वो प्रमाणित नहीं है, हमने प्रमाणित नहीं किया है व्यक्तिगत रूप से, इसलिए हम भी सलाह नहीं देते कि उसका उपयोग करें और अशुभ तारा को शुभ में बदलने का प्रयास करें। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगर ये आज का तारा आपका जन्म में है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान किताबों में लिखा है। विपद में है तो गुड़ का दान, कत्तरी में है तो नमक का दान, और नैधन्य है तो मोह त्याग जरूरी है, और मजबूरी हुई तो फिर से स्वर्ण का दान। एक बार पुनः बता दें कि यह किताबों में है और यह अपुष्ट है, इसलिए इसका उपयोग करके शुभ तारा को शुभता में परिवर्तित हो जाएगा। इसकी
गारंटी अपने आप को न ले, जोखिम। चलिए अब तीसरे भाग में चलते हैं। तीसरा भाग, राशि के अनुसार आज कैसा दिन है, यह चंद्र बदन कहते हैं इसको। चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण करते हैं उसके अनुसार आज है। तो चंद्रमा आज 7:41 पर राशि परिवर्तन करेंगे, जब वे जलीय राशि मीन से अग्नि राशि मेष में जाएगी। तो चले मेष जब तक मीन राशि में है, यानी प्रातः 7:41 तक, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि के जातक के शुभता के संदेश है, और शेष राशि वाले के लिए शुभता के संदेश है। वही जब राशि परिवर्तन होता है, अस चंद्रदेव जब मेष राशि में जाते हैं, तब मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक तथा कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत। उसके बाद शुभ नहीं, शेष नक्षत्रों के, शेष राशियों के शुभ नहीं। ईश्वर का ध्यान करें और सावधान रखें दैनिक कार्यों में। आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं चौघड़िया पर। चौघड़िया एक प्रकार का बहुत ज्योतिष है जो शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। इसकी उपयोगिता काफी है। किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वह कार्य दैनिक कार्य से संबंध हो, विशेष कार्य से हो, ग्रहों से संबंध हो, पूजा पाठ से हो, या वैसे कार्य हो जिस जो हमें पहली बार करना, इन सभी के लिए यह जो पद्धति है चौघड़िया, यह काफी उपयोगी। संक्षेप में कहें, जिस कार्य, सारे कार्य जिसमें शुभता की अपेक्षा करते हैं, उन सभी कार्यों के लिए उपयोगी हुआ करता है। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग चौघड़िया की उपयोगिता और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया करके नाम से यूट्यूब पर पोस्ट करके रखा है। आप उसे देख सकते हैं, साथ ही साथ आप उसे लाभान्वित हो सकते हैं ज्ञान अर्जित करके, और उसका सही उपयोग कर सकते हैं। संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, लेकिन सप्ताह दिन जो सप्ताह के साथ ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। साप्ताहिक दिनों से संबंध रखने हैं। और ये 7 जो आदि का चौघड़िया होता है, वही 8वां चौघड़िया अंत का होता है। तो ये तो रहे चौघड़िया का उपयोगिता का दैनिक दिनों से संबंध, साप्ताहिक दिनों से। अब चौघड़िया, चूंकि साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, इसलिए चौघड़िया का संबंध ग्रहों से हो जाता है। और ये ग्रह विभिन्न कार्य, विभिन्न प्रयोजन, विभिन्न उद्देश्य, विभिन्न परिस्थितियों और गतिविधियों के लिए यह उपयोगी हुआ करता है, उपयुक्त होता है। इसलिए चौघड़िया भी उन ग्रहों से सेवा संबंध है, उन ग्रहों के कार्यों के प्रयोजनों, उनके उद्देश्यों तथा उनकी गतिविधियों के लिए यह उपयुक्त हुआ करता है। तो इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता और बढ़। जब भी हम चौघड़िया का उपयोग करें, तो यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि जो चौघड़िया का उपयोग कर रहे हैं वह कहीं अशुभता से अभिव्याप्त तो नहीं है, क्योंकि दिन का चौघड़िया वार बेला, राहु काल, काल बेला से ग्रसित जा सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि चूंकि दिन सूर्य का होता है, सूर्य का स्वामित्व होता है दिन में, और उनके पुत्र शनिदेव, शनिदेव और सूर्य देव में आपस में कटुता रहती है, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित करता है। और वहीं रात्रि चंद्रमा का, चंद्रमा के पुत्र बुधदेव, बुधदेव नाराज रहते हैं चंद्रदेव से, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित करता है। यह हमने अनुभव के आधार पर पाया है, जो आपसे साझा कर रहे हैं, यह किताबों में नहीं। खैर, अब आगे चलते हैं। आज का चौघड़िया क्या कहता है? आज का चौघड़िया आप देखें तो सोमवार का दिन है, इसलिए सोम का चौघड़िया अमृत चौघड़िया से, चंद्रमा के चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं, और चंद्रमा के चौघड़िया से ही दिन समाप्त हो रहे हैं। 7:54 से 9:13 तक काल चौघड़िया है, और यह काल चौघड़िया आज काल बेला और राहु काल से ग्रसित। वही
अपराह्न 2:30 से 3:50 तक, लाभ चौघड़िया वह वार बेला से 10। वही रात्रि का चौघड़िया जो लाभ चौघड़िया है वह काल रात्रि से 10। इस प्रकार ये सभी चौघड़िया ये इन 3 चौघड़िया को छोड़कर शेष चौघड़िया का उपयोग कर सकते हैं, जो कि आपके लिए उपयोगी होगा। आप अपने प्रयोजन के अनुसार, कार्यों के अनुसार आप इसका उपयोग करें और अपने कार्य में सूरता सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको पंक्ति पड़ाव पर लेकर आते हैं 5वां भाग, जो अंक ज्योतिष से संबंधित। अंक ज्योतिष में एकल अंक 1 से 9 तक अंक प्रयुक्त होते हैं। 10वां अंक नहीं होता, शून्य को गणना में नहीं लेते, 1 से 9 तक के अंक लेते हैं। और यदि कोई अंक 2 या 2 से अंकों ज्यादा अंकों का समूह आता है हमारे जीवन में या किसी गणना में, तो वैसी स्थिति में उसमें प्रयुक्त हुए अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं। यह अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत है। 1 से 9 तक अंक, इनको जानना, इनको पहचानना, इनको समझना, इनको याद रखना, इनको बूझना और इनका सही उपयोग करना बहुत आसान, केवल आप में इच्छा शक्ति। यदि आप अंकों को जान गए, पहचान गए, फिर अंक आपके अन्यथा अंक के अधीन। तो 1 से 9 तक अंक आप इन अंकों में से देखें। 1 से 9 तक के अंक में 5वां अंक जो है वह बीच में आता है, मध्य में आता है, जो कि पहले आने वाले अंक और बाद आने वाले अंकों को दोनों को यह संतुलित करके रखता है। और ये अंक के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 का बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और इन ग्रहों के अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। और यदि कोई अंक हमारे जन्म तिथि में उपलब्ध नहीं है, मिसिंग है, तो उन अंक ग्रह से संबंधित उस अंक से संबंधित ग्रह की तत्व, गुण या ऊर्जा हमारे शरीर में कभी उसकी कमी रहती है, वास्तु दोष कभी नहीं होता है। और यदि कोई ऐसा भी ग्रह हो सकता है कि बार बार आया हो, तो 2 बार से ज्यादा जब भी ग्रह आएगा, रिपीट होगा, तो वह ग्रह हमें असंतुलित होते हैं। इसलिए अंकों को जानना जरूरी है कि कौन कौन से अंक हमारे जीवन में दोबारा आ चुके हैं, कौन कौन से अंक मिसिंग है, उनका सही उपयोग कैसे किया जाए। और अब आगे अंकों को और उनके ग्रहों से संबंधित जो गुण है, तत्व है और ऊर्जा है, उससे संबंधित कार्य जो है करने के लिए अधिकृत ये अंक है। और इसलिए इन अंकों को अंकों की दुनिया में विशेष नाम से बुलाया जाता है। एक सूर्य है और सूर्य होते हैं, इन्हें राजा, सरकार या नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए बॉस, चंद्रमा रानी, और ये कहें पार्टनर से संबंध। तीसरा जो जिसके स्वामी बृहस्पति है, गुरु या सलाहकार से संबंध रखता है। चौथा राहु, शरारती तत्व है, झांसा में रखने वाला व्यक्ति है, खुद सोचते रहता है, दूसरे को सोचने को मजबूर करता है और झूठ बोलता है। ये झूठ जल्दी पकड़ी नहीं जाती और इसलिए 4 शरारती तत्व, झूठ बोलने वाले व्यक्ति, झांसा में रखने वाले व्यक्ति। 5वां अंक राजकुमार, जो बुद्ध से संबंध रखता है, या किसी का शत्रु या शत्रु नहीं। 6 शुक्र, मंत्री या सलाहकार, मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाला व्यक्ति। 7 अधीनस्थ, 7 धर्मगुरु, यानी धर्मगुरु और भविष्य में घटने वाली घटनाओं का जिसे पूर्वालोकन हो, पूर्वाभास हो, उस व्यक्ति को 7 से ही जोड़ा जाता है। इसलिए 7 अंक उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। 8 अंक अधीनस्थ, यानी हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर, समाज के नीचे तबके के लोग और
न्यायालय, नौ मंगल इनके से ये है इनका आधिपत्य है, सेनापति, पुलिस, डॉक्टर और पुलिस। इस प्रकार हम ग्रहों को आपस में तालमेल करके देख सकते हैं कि आपस में गुण क्या है, आपस में मित्रता कैसे। हमने एक जन्म तिथि लिया है आज ही का दिन 29 दिसंबर, और 1974 किसी महान व्यक्ति का है जो महिला है। इनका हमने नाम लिया है। ये जब का विवरण हमने गूगल से लिया है, केवल अध्ययन करने हेतु, आपको बताने हेतु। 29/12/1974 ये अंक ज्योतिष का पहला फॉर्मूला जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है, उस उसमें तीन तरह के कंपोनेंट है, तिथि, माह और वर्ष। तिथि और माह एक अंक का भी हो सकता है, दो अंकों का भी हो सकता है, और वर्ष हमेशा 4 अंकों का होगा। तो इन सभी अंकों को, चाहे एक कल अंक में है या नहीं है, सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। तिथि हमारा आंतरिक भविष्य बताता है, आंतरिक व्यक्तित्व बताता है। इसे बोलचाल की भाषा में मूलांक या ड्राइवर कहते हैं। और वही कंडक्टर हमारा व्यवहार बताता है, हमारा कैरियर के प्रति रुझान बताता है, और साथ ही साथ यह हमें वातावरण बताता है, ये हमें दिशा देता है। इसलिए इसे कंडक्टर कहा जाता है बोलचाल की भाषा में, या लाइफ नंबर कहा जाता है, आख्यान कहा जाता है। इस जातक के बारे में देखें, जातिका के बारे में कहें, इस जातिका के बारे में देखें तो मूलांक इनका 2 बनता है, भाग्यांक इनका 8 बनता है, और मंथ का अंक संख्या जोड़ने से 3 होता है, और वर्ष का अंक जोड़ने से 3 होता है। इनको इनके माह, वर्ष, तिथि और माह को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं, वह हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। और इस जातक का बाहरी व्यक्तित्व 5 नंबर यानी बुध का है। लोग क्या जानते हैं यही अंक बताता है। साथ ही साथ एंजल नंबर है जो वातावरण दर्शाता है। वर्ष को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं, और फिर 10 में से उसे घटाते हैं, वह जो अंक बनता है वही एंजल नंबर होता है। इस जातक के बारे में जैसा हमने कहा था कि जो अंक मिसिंग है उसकी ऊर्जा अनुपलब्ध है, और जो भी अंक ज्यादा है उसकी ऊर्जा अधिक है। या देखें, बॉक्स आपके समझ 2 तरह के बॉक्स हैं। एक में परमानेंट नंबर जो लिखा है वह परमानेंट स्थिति है, 4 9 2 3 5 7 8 1 6। ये हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली 4 3 8 9 5 1 2 7 6। आप भी इसको, इस जो अंक है परमानेंट, उन्हें नोट कर आप अपने 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 परिजनों पर कुंडली इसमें लगा सकते हैं। अब ये आप देखें कि इसका मूलांक 2 बनता है, भाग्यांक 8 बनता है, और एंजल नंबर 7 होता है। इस प्रकार इनका जो इंटेलिजेंट ब्रेन है, इंटेलिजेंसिया है, वो 7% है, किंतु इमोशनल लेवल 33% है, कम है। और प्रैक्टिकलिटी 66% है, उपयुक्त। वर्टिकल प्लेन में यदि देखा जाए तो इनका थॉट प्लेन 66% है, जो कि लगभग सही है। वही विल पावर प्लेन 66% है, जो कि कम है। या 7% रहे तो बेहतर। और अंत में एक्शन प्लेन 66। तो इस प्रकार इस जातिका का हम ये देख सकते हैं। और साथ ही साथ मिसिंग नंबर के 3 5 6 है, और इनका 3 5 6 यदि मूलांक और भाग्यांक के शत्रु न हो तो इन अंकों को हम व्यवस्था कर सकते हैं, ताकि जो संतुलित इन्हें रख सकता है। तो ये रहे हमारे आज के अंकों के बारे में। अब ये जो मूलांक और भाग्यांक 2 स्थितियां बनती है। देखिए, मूलांक और भाग्यांक आपस में शत्रु न हो, यह ज्योतिष का मूल सिद्धांत। मूलांक, क्योंकि पूरा अंक ज्योतिष इसी मूलांक और भाग्यांक के इर्द गिर्द घूमता है, तो इसे ये आधार है, और इसे निराधार कहना गलत है। ये आधार इसका मूलांक और भाग्यांक है, और साथ ही साथ हम जब जन्म लेते हैं उसके बाद कई अंकों को अर्जित करते हैं।
विअर्जित अंक भी इनके मूलांक भाग्यांक के शत्रु न। अंक दो प्रकार के होते हैं हमारी जन्म कुंडली में। पहला अंक होता है जो ईश्वर देता है, जिसे हम स्टैटिक अंक कहते हैं, वो आपके समक्ष है। डायनेमिक अंक वो होता है जो हम बनाते हैं। डायनेमिक अंक हम बनाएंगे और उसी से मूलांक और भाग्यांक का शत्रु को मित्र को लाएंगे। अगर मूलांक और भाग्यांक आपस में शत्रु है तो हमें मित्र अंक की व्यवस्था करनी होगी, और यह ऐसा मित्र होना चाहिए फिर जिसकी आयु काफी लंबी। और वह कैसे होता है ये आपको बताते हैं। यदि हम मोबाइल अंक लेते हैं तो मोबाइल अंक कभी भी बदला जा सकता है, उसकी आयु छोटी होती है। कारी संख्या, उसकी आयु थोड़ी बड़ी होती है लेकिन वह भी छोटी होती है। पासवर्ड बनाते हैं वह भी हमारे लिए बीच बीच में बदलना ही पड़ता है, मैंडेटरी है कंपनी द्वारा। तो अंत में ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों के अंक में शत्रुता ना हो? ऐसा ले आए, दोनों के मित्र हो, ऐसा अंक लाए। और वह कहाँ से लाए? तो ऐसे अंक को हम खोजते हैं, और इनके अगर एक नंबर को लाते हैं तो एक के दो तो मित्र होंगे लेकिन 8 के शत्रु। हम इसकी चर्चा भी करेंगे कि कौन कौन अंक शत्रु है। लेकिन सोर्स क्या है? देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखें कि ड्राइवर और कंडक्टर यदि आपस में शत्रु हुए तो बस का चलना आरंभ में से ही समस्या कारक होगा। वही यदि बस और कंडक्टर आपस में मित्र है गाड़ी के, और बाद में कोई पैसेंजर ऐसा बोर्ड होता है जो कि ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु है, तो वहां से बस को चलने में बाधाएं होती है। जीवन के परिप्रेक्ष्य में भी यही है। यदि हमारा पूर्णांक और भाग्यांक ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु है तो आरंभ से ही स्ट्रगल लाइफ रहेगा, जो कि समस्या कारक है। वही यदि बाद में हम अर्जित करते हैं कोई अंक और वह शत्रु होता है तो उस समय से हमें बाधा देता है। तो अंकों को पहचानने के क्रम में, अब जानने के क्रम में ऐसा कौन सा अंक हम व्यवस्था करें जो मूलांक और भाग्यांक को मित्रवत कर दे, तो वह सोर्स होता है नामांक। धरती पर जब हम पैदा हुए, ये जो अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है, यानी जन्म तिथि, यह हम ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है। इस ईश्वर ने हमको इस अंक से नवाजा है। वही जन्म तिथि, वही जो हम मूलांक को ठीक करने के लिए जो अंक अर्जित करते हैं वह हम बनाते हैं। तो अंक वो होगा नाम से। धरती के ईश्वर जो बनाते हैं वह नाम होता है, और नामांक हमारे लिए उपयोगी होता है। नाम का पहला अक्षर और नाम, पूरे नामांक, वह हमारे लिए ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु नहीं। अब हम पहला तो ड्राइवर कंडक्टर का शत्रु नहीं हो, तभी यहाँ पर ला करके उसे हम उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। आप कहेंगे कि नाम में तो अक्षर होते हैं, फिर उसका अक्षर से कैसे करेंगे, अंक कैसे बनाएंगे? तो हर अक्षर का अंकीय मूल्य होता है, और नाम में जो प्रयुक्त हुए अक्षर, उनसे अक्षरों से अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके उसका उपयोग करते हैं, और योग करके एक अंक बना करके उसका उपयोग करते हैं। तो ये जब जब तिथि है, जो आज जिसकी जन्म तिथि है जो हमने लिया है गूगल से, वो है ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना का देखिए टी से नाम आरंभ होता है, जो कि 4 अंक दे रहा है, और इनका जो अंक है वह 9 दे रहा है नामांक। यह शत्रु है या मित्र है, अभी देखते हैं। आपके समक्ष शत्रु अंकों की सूची। इसके पूर्व हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप इनके सारे अंकों को देख लें, मूलांक और भाग्यांक। इनका मूलांक 2, भाग्यांक 8, नामांक 9, और एंजल नंबर इनका इनका 9 बनता है, एंजल नंबर। एंजल नंबर इनका 7 बनता है। इनका 3 जो है वर्ष कोण को जोड़ करके, और उसमें जो अंक एक अंक बने उसमें पुरुष के लिए 11 उसमें घटाते हैं, महिला के 4 उसमें जोड़ते हैं, इसलिए वह एंजल नंबर 7 बनता है।
और अब देखें दुश्मन, 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8 और 9 के 6 4 2 8। अब इस सूची में से अगर देखें तो इनका मूलांक 2 भाग्यांक 8, ये दोनों शत्रु। इनका नाम का जो है पहला अक्षर 4, जो कि मूलांक का ही शत्रु, और भाग्यांक जो इनका 8 है उसका भी शत्रु। इनका ये जो देखे जो नामांक है 9 बनता है, वह मूलांक का भी शत्रु है और भाग्यांक का भी शत्रु। इस सूची से आप देखें तो कुछ अंक ऐसे हैं जो कि खुद अपने के शत्रु हैं, 1 में एक ही तलवार, यानी 4 का शत्रु 4 खुद, 7 का शत्रु 7 खुद, 8 का शत्रु 8 खुद और 9 का शत्रु 9 खुद। इसलिए आपके ये जो है अंक आपके लिए उपयोगी होंगे और आप इसे पहचान। इसलिए इनका नामांक यदि 5 पर जाता है तो इनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि 5 अंक इनका मिसिंग है और 5 ही अंक इनको बैलेंस कर सकता है। 1 अंक तो बैलेंस नहीं कर सकता, क्योंकि 1 और 8 आपस में शत्रु। तो ये रहे आपके समक्ष ये सूची, और हमने एक और सूची रखी है जो अंकों की दुनिया में आपके जो अंक है उनके जो शत्रु अंक है उनके अक्षर कौन से हैं, यानी हर अंक का मूलांक का या भाग्यांक का शत्रु अक्षर कौन सा होगा, यह हमें सूची रखी है जो आपके लिए उपयोगी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में आज बोनस का जो प्रस्तुति है वह है पर्सनल ईयर कैसे जाना। पर्सनल ईयर से इस साल का भाग्यफल जानते हैं। जब वर्ष 2026 आने वाला है, हर कोई केवल साल को जोड़कर एक उसका 2026 हो रहा है। हर आपको विभिन्न रूप से प्रस्तुति कर सकते हैं कि यह उनके लिए कितना अच्छा हुआ, कितना खराब हुआ, लेकिन सही मायने में पर्सनल ईयर से देखा जाता है। और पर्सनल ईयर निकालते कैसे हैं, यह निकालते हैं ओरिजिनल जो जन्म तिथि है उसमें से वर्ष निकालकर वर्तमान वर्ष को जोड़ दें, और यह जो अंक बनता है वही आपका इस वर्ष का शुभ अंक है। और यदि वह मूलांक और भाग्यांक का मित्र निकला, साथ ही साथ रनिंग एज का भी मित्र निकला, फिर बल्ले बल्ले। तो ये रहे आज की छोटी सी प्रस्तुति, और अब आपको हम ले चलते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार आज विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के हम क्या संकेत दे रहे हैं श्रोता और श्रोता के बारे में। तो आज का अंक 5 अंक है, गजब। 5 अंक किसी का शत्रु नहीं है, इसलिए केवल 9 के साथ तटस्थ है, बाकी सभी के साथ यह मित्रवत है। 4 और 8 अंक, यानी जिस जातक का जन्म 5 14 4 6 13 22 31 को हुआ है या 8 17 26 को हुआ है, उनके दिनांक अति उत्तम होने की संभावना है। वही शेष ग्रह 1 10 19 28 जन्मती थी, 2 11 20 29, 3 12 21 30, 5 14 23, 6 15 24, 7 16 25 और ये अंक के जन्मे जातक को, इस तिथि को जन्मे जातक को के लिए आज दिन उत्तम होने की संभावना है, क्योंकि शनि ये 5 अंक इनका मित्रवत है। और वही जिन व्यक्ति का जन्म 9 18 27 को हुआ है उनके लिए सावधान रहने की जरूरत है। एक्सटेंडेड में गलत न कर बैठे, तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इसी के साथ आज की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए रोचक, ज्ञानवर्धक और उपयोगी साबित होगी। यदि इस प्रस्तुति का आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभ ले सकें। और अंत में साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी इस प्रस्तुति का लाभ उठाकर अपने आप को
सफलता के सीढ़ी पर आगे बढ़ा सकते। साथ ही अंत में प्रस्तुति को और बेहतर बनाने के लिए आपका उपयोग, आपका सहयोग और आपके सुझाव दोनों अमन यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर सुझाव जरूर दें। और अंत में आज के देव चंद्रदेव तथा सोमनाथ और देवाधिदेव भोलेनाथ से कामना करते हैं क्योंकि असीम कृपा आप पर बनी रहे और आपका दिन शुभ। जय चंद्रदेव, जय सोमनाथ, जय देवाधिदेव भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।